गुड मॉर्निंग बेटा। अब अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं, अपना चैप्टर नंबर 2, और वो है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज एटम। द एटम द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है वो एटम होता है बेटा। उसका स्ट्रक्चर की काफी थ्योरीज आई थी बेटा, तो आपको स्ट्रक्चर एटम को समझने के लिए एक कंसेप्ट, एक मैप आपके दिमाग में तैयार करना है बेटा, और वो क्या है वो भी अपन सीखेंगे। तो एक मैप होगा तो पूरी पढ़ाई समझ में आएगी, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 2। नाम क्या है चैप्टर का? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या है आपको पता है, आपको सबसे छोटा पार्ट है बेटा। तो एटम को समझने के लिए काफी थ्योरीज दी गई थी, तो आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले दुनिया में क्या आई थी बेटा? डाल्टन्स थ्योरी। ये सब आपको मैं बनाना एरो लगा के, सबसे पहले कौन सी थ्योरी पढ़ोगे आप? डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स थ्योरी क्या थी कि एटम मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। वो डिवाइड नहीं होता। 18th सेंचुरी में आई थी, 1828 के आसपास, 18th सेंचुरी में ये थ्योरी आई थी बेटा। 18th सेंचुरी में अपन कह सकते हैं ये थ्योरी आई थी, लेकिन प्यारे बच्चों 19th सेंचुरी में जे थॉमसन को याद रखना। जे थॉमसन मॉडल भी है अपने कोर्स में। रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड द न्यू पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी बच्चों बाद में डिस्कवरी हो गई कि फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो गए और एटम डिवाइड हो गया एक तरह से 3 बेसिक पार्टिकल्स में, नॉन एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी ये पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमको पता होना चाहिए। जो डाल्टन्स थ्योरी उस पर बाद में फेलियर हो गई, क्यों? क्योंकि एटम तो डिवाइड हो गया 3 बेसिक पार्टिकल्स में। तो ये थ्योरी का पता चल गया आपको। सबसे पहली थ्योरी थी जो एटम को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद की कौन सी थ्योरी आई बेटा? थॉमसन मॉडल आया था। थॉमसन मॉडल 9th क्लास की पढ़ाई है बच्चों ये। थॉमसन मॉडल में क्या बताया था कि वो इसको एटम को एक वाटरमेलन की तरह माना था। वाटरमेलन में क्या होता है, जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स मान लिया है ना, और बाकी जो सारा पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है। तो देखो इसका 3 नाम है। प्लम पुडिंग मॉडल जो है, प्लम पुडिंग मिठाई है, एक स्वीट है। अमेरिका में जो मिठाई होती है उसके अंदर केक की तरह चेरी जो होती है ना, केक की चेरी, उसको तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स माना, और बाकी सारा जो पार्ट, केक का जो पार्ट होता है अपन खाते हैं, वो सारा क्या माना है? पॉजिटिव पार्ट माना है। तो एटम एक पॉजिटिव गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, या अपनी देसी भाषा में, अपने मारवाड़ी में अपन कह सकते हैं, जो मोतीचूर का लड्डू होता है उसके अंदर जो बूंदी होती है, कलर्ड बूंदी, वो बूंदी जो है आपके मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी सारा पार्ट को प्रोटॉन मान सकते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों ये कौन सा मॉडल था? थॉमसन मॉडल। ये भी फेलियर हो गया क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है कि नहीं रखता है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसने नहीं दी। तो इसकी भी ड्रॉबैक्स आ गई। ये भी अपन बस नाम सुने हुए होने चाहिए और दिमाग में एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए कि पहले क्या आया था? डाल्टन्स थ्योरी, फिर क्या आया? थॉमसन मॉडल। उसके बाद में कौन सी है बेटा? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी आपके 9th क्लास में आया था। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर, सोने के फॉइल पर इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स को भेजा था। तो काफी अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए थे। उससे क्या प्रूव हुआ था कि एटम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वैकेंट होता है, खाली होता है। एक पार्टिकल ऐसा था, याद करना, कि जो सीधा गया, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और वो न्यूक्लियस से टकरा के वापस आ गया। तब पता चला कि सारा जो मास होता है वो सेंटर में होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाला कौन था साइंटिस्ट? रदरफोर्ड मॉडल ने न्यूक्लियर को डिस्कवर किया, और न्यूक्लियस की रेडियस भी बताई बेटा। एटम की रेडियस तो 10⁻⁻15 मीटर है ना बेटा। ये तो है आपके वो उसकी न्यूक्लियस का रेडियस, और एटम की बताई थी बेटा 10⁻10। 10⁻10 का मतलब बड़ा 10⁻10 है। तो बड़ा कौन है? रेडियस किसकी ज्यादा हुई? ये तो हुई आपके एटम की, और उसकी ये हुई न्यूक्लियस की। तो जितनी नेगेटिव पावर है, नेगेटिव में होती है, वो उतना ही छोटा है। तो ये आपके रेडियस निकाली इसने, और कुछ भी काम नहीं किया था। रदरफोर्ड के मॉडल में इसमें भी ड्रॉबैक्स आएगी, और ड्रॉबैक्स आई थी तो फिर इसमें नया मॉडल पढ़ेंगे, और वो कौन सा मॉडल होगा? वो होगा बेटा बोर्स मॉडल। आपकी जो 11th की एक्चुअल पढ़ाई, 11th की पढ़ाई शुरू कहाँ से होगी? नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था, इस मॉडल से अपन इसकी पॉस्टुलेट्स पढ़ेंगे और इसकी डिमेरिट्स पढ़ेंगे।
और बोर्स मॉडल जब पढ़ लेंगे उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये मॉडर्न मॉडल है, आज के ज़माने की जो पढ़ाई वो क्या है बेटा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। और वो मॉडल किस किस पर बेस्ड है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ये डी ब्रॉगली कंसेप्ट कहलाता है। ड्यूल ऑफ मैटर में इसको क्या कहते हैं अपन, डी ब्रॉगली कंसेप्ट, डी ब्रॉगली कंसेप्ट। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि जो मैटर होता है उसका ड्यूल नेचर होता है, दो तरह से वो बिहेवियर करता है। और एक लास्ट में पढ़ेंगे फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अनसर्टेन रहता है, केवल प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये डिस्कवरी, इन दोनों रूल्स को, इन दोनों प्रिंसिपल्स को पढ़ने पर एक नया मॉडल पैदा होगा, और जो मॉडर्न मॉडल है बेटा उसका नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो सबसे पहले आपको एक चार्ट दिमाग में बिठा लेना है, ये आपको ड्रॉ कर लेना है अपनी नोटबुक में, और उसके बाद सबसे पहले पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल तक आपकी 9th में स्टडी थी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, पार्टिकल्स को बॉम्बार्डमेंट करवाया था अल्फा पार्टिकल। इसकी कमियां क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, कि सबसे पहली ड्रॉबैक्स ये है बेटा कि दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि दुनिया में एटम स्टेबल होता है या नहीं होता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा। देखते हैं अब क्या कैसे, कि ये दूसरी, तो ये सबसे पहले स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये अनस्टेबल क्यों है देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट देखना, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एक चार्ज पार्टिकल कोई भी होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहलाती है बेटा। जब घूमता है तो अपने वो एनर्जी लॉस करता है, इट लॉसेज देयर एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। कुछ फोर्स न्यूक्लियस क्या खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो कुछ अपने फोर्सेस के कारण वो एनर्जी लॉस करता है, ठीक है ना, लॉस, ठीक है ना। अल्टीमेट इट फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस एंड एटम शुड बी कोलैप्स। एटम दुनिया में होने चाहिए, कोलैप्स हो जानी चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, डायग्राम से समझ में आ जाएगा, डायग्राम से समझते हैं इसको। ये डायग्राम आपको बना के आना चाहिए। एक थ्योरी है बेटा, अभी न्यूली डिस्कवर्ड है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है थ्योरी बोलते हैं, वो थ्योरी कहती है कि भाई तो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और ये होता है इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्लस माइनस को खींचना चाहिए। तो वास्तव में जब ये डेफिनेट पाथ में घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो अपनी क्या करेगा बेटा, एनर्जी लॉस करेगा, तो पाथ छोटा जाएगा। और भाई ज्यादा खाना खाया हुआ है मान लो, तो बड़ा पाथ लेगा, थोड़ा कम है तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी की कमी होगी। एनर्जी कम होगी तो ये जो बड़ा राउंड काट रहा था राउंड छोटा हो जाएगा, और राउंड छोटे होते 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 लास्ट में ये इसमें फॉल डाउन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ये इसके अंदर, एटम के अंदर घुस जाना चाहिए, और एटम दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए इसके हिसाब से। तो इसको हम, इसने उसको पूछा भाई कि ये क्यों नहीं कोलैप्स होता है एटम, इट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थ्योरी, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये एटम दुनिया में स्टेबल क्यों नहीं है। और तीसरा है नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, जैसे रेनबो स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, ये सब वेवलेंथ पे डिपेंड है। तो उसमें जो लाइनें दिखती है कलर्स की, एक लाइन स्पेक्ट्रम आएगा हाइड्रोजन का, उसको भी एक्सप्लेन ये नहीं कर पाएगा। अपने कोर्स में है लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन भी अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में आएगा ये, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर गया। तो इसकी 3 ड्रॉबैक्स आपको नोट डाउन करनी है, और ये डायग्राम जरूर बनाना है कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या कोई भी दुनिया का चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा, तो उसका जो पाथ है वो छोटा हो जाएगा, अल्टीमेटली ये एटम में गिर जाना चाहिए। इसको पूछा भाई ये बताओ क्यों हुआ, तो ये एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए कहते हैं ये है बेटा ड्रॉबैक्स, कमियां हैं। और कमी जब आती है तो नया प्रिंसिपल आता है। अब हम पढ़ने जाएंगे, नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो कमी है। तो नया मॉडल कौन सा आएगा, नील्स बोर का बोर मॉडल के नाम से फेमस है, उसमें पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स, तो वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं बोर्स मॉडल, और बोर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। बोर्स ने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स जिनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं को एक्सप्लेन किया है, बाकी को बोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया है, ध्यान रखना बेटा। इसकी अपन थ्योरी को जो एग्जाम में लिखते हैं, इसके पोस्टुलेट्स याद कर लो, उससे समझ में आ जाता है। तो हेडिंग क्या लगेगा, पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर मॉडल। फर्स्ट पॉइंट आपने, फर्स्ट पोस्टुलेट है, क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ओनली इन द सर्टेन पाथ, डेफिनिट जो सर्टेन पाथ होता है उसमें ना, विच हैव द फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी नॉन एज ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उनको सेल भी बोलते हैं बेटा, और दे आर नॉन एज
दे आर लाइक KLMN, जिनको अपन KLMN डैश 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 कहते हैं बेटा, ठीक है ना। देयर नंबर इज 1 2 3 4, दैट इज द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऑर्बिट होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या KLMN, कैपिटल K, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट आर नोन एज 2n²। जो आपने 10th में पढ़ा है कि फिक्स जो होता है ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2n² होता है। तो इस फर्स्ट पोस्टुलेट में आप डायग्राम भी बना सकते हैं बेटा। क्या कह रहा है फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ, तो ये न्यूक्लियस बनाएंगे और डेफिनेट पाथ बनाएंगे। ये सारे अपन क्या है बेटा, ये डेफिनेट पाथ पे, सर्टेन पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इनको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, KLMN। एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बच्चों, 2n² पढ़ा है आपने 10th में। तो आपसे पूछेंगे फर्स्ट सेल, इसको अपन K कहते हैं बेटा, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 1। और फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया 1 का स्क्वायर, 1 ही हुआ, और 1 × 2, ठीक है ना, ये 1 ही हुआ, 2 × 1 हो गया 2। सेकंड L जो ऑर्बिट होता है n की वैल्यू 2 आ जाएगी उसके लिए, ये 2 KLMN है बेटा। और उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके, 2 2 जा 4, ये आ जाएंगे 8। इसी तरह कैपिटल M ऑर्बिट में, ऑर्बिट का कंसेप्ट आया था इसमें, ध्यान रखना है बेटा। और n की वैल्यू 3 हो तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 18। और n हो तो बेटा n = 4, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 16 32। तो इलेक्ट्रॉन फिक्स एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, वो है बेटा इसकी फर्स्ट थ्योरी। सेकंड इसका कंसेप्ट क्या है वो नोट करें। सेकंड कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द फिक्स पाथ देयर इज नो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में घूमता है, एक ही जगह घूमेगा, तो न तो एनर्जी लेता है और न एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट आप लिखिए, व्हेन, मेरे साथ साथ नोट कर ले, व्हेन इलेक्ट्रॉन revolve in certain path, there is not absorb or emitted energy। जब इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में घूमता है तो न एनर्जी देता है और न लेता है। अब कब एनर्जी देगा बेटा, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है ना, एनर्जी हाई लेवल पे ज्यादा होती है। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे, कहीं नीचे से ऊपर चढ़ना हो तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर लेवल कौन सा, ये यहां से यहां कूदेगा, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा बेटा, ये हमेशा हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। इनकी फिक्स एनर्जी है बेटा, यहां तक की एनर्जी यहां है, ठीक है ना, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल, इट एमिट एनर्जी। जब ऊपर से कूदेगा नीचे तो एनर्जी एमिट करेगा। और व्हेन इलेक्ट्रॉन goes from lower to higher energy state, it became absorb energy। तो बच्चों नीचे से ऊपर जाना है आपको तो एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे से मतलब इस लोअर लेवल से ऊपर जाना है तो एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी। और ऊपर से नीचे कूदना हो, ऊपर वाले लेवल से नीचे जाना हो तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलेगी, इमिट होगी। लेकिन ये तो डेफिनेट पाथ में घूमता है, उसी पाथ में घूमता है, तो न तो एनर्जी लेता है और न ही एनर्जी देता है। ये थी सेकेंड पोस्टुलेट। अब अपन लिखते हैं थर्ड पोस्टुलेट कि उसी पाथ में वो क्यों घूमता है, क्योंकि उस पर क्या करते हैं बेटा, दो फोर्स कार्य करते हैं, तो वो बात करते हैं। हाँ बेटा, रदरफोर्ड में एक कमी थी बेटा कि उसने ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट पाथ में क्यों घूमता है। तो इसमें थर्ड पोस्टुलेट क्या कहती है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन पाथ
देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क ऑन इट नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में घूमता है तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मुझे दो फोर्स बेटा दोनों तरफ से बराबर खींचे तो मैं कहाँ जाऊंगा, वहीं पर रहूंगा। तो दो फोर्स काम करते हैं, कैसे समझते हैं ये देखिए डायग्राम से समझ में आएगा कि ये है बेटा न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, डेफिनेट पाथ में घूम रहा, मान लीजिए डेफिनेट पाथ है, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इस पर दो फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स ऐसा है जो सेंटर की तरफ खींचता है उसको, वो कौन सा होगा कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर Z बोलते हैं। और ये होगी रेडियस। तो इस फोर्स का नाम है बेटा, ये होता है Z²/r²। ये होता है, ठीक है ना, Z²/r। व्हाट इज Z? Z से दोस्ती कर लीजिए बच्चों, एटॉमिक नंबर। क्या होता है Z? पॉजिटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर होता है पॉजिटिव चार्ज, वो खींचता है। और ई आपकी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो आ जाएगा। और रेडियस, ये जो रेडियस है ये वाली आर, यहाँ से यहाँ तक, ये इस फोर्स का नाम तो क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल, सीपी, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो दूर ले जाता है किसी को। एक पत्थर ले लो मान लो और उस पर एक रस्सी को बांध लो और घुमाओ, तो वो क्या करेगा, अपने जो मास होता है उस, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग वो उतना ही दूर जाके गिरेगा जिसे घुमाते हैं। तो वो तो है सेंट्रीफ्यूगल। ऐसा फोर्स जो सेंटर से दूर ले जाता है किसी को, उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सेंटर की तरफ खींचता है, न्यूक्लियस खींचता है, तो वो होता है आपके सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बराबर हो जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिनिट पाथ में मूव करता है। तो प्यारे बच्चों, ये आप जरूर नोट करना है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डेफिनिट पाथ या सर्टेन पाथ, देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क ऑन इट। उस पर दो इक्वल अपोजिट वर्क काम करते हैं। फिर ये डायग्राम बनाना है, क्या क्या नाम है? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये न्यूक्लियस की तरफ खींचने वाला होता है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर धक्का देने वाला होता है। तो उस डायग्राम में आपको दिखाना है ये इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, उसी जगह क्यों घूम रहा है, क्योंकि एक तो इधर खींच रहा है नीचे की तरफ, ये वाला फोर्स, और इतना ही ऊपर की तरफ भी लगता है। m मास का पार्टिकल है, मान लीजिए किसी पार्टिकल का मास m है और वेलोसिटी उसकी v है और रेडियस r है, तो ये हो गया आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो फोर्स काम करते हैं इक्वल अपोजिट, Z²/r² किसके हो गया बेटा, mv²/r। r से ये r काट दीजिए तो ये हो गया Z²/r=mv। ये फॉर्मूला काम का है बच्चों, जो फिजिक्स 12th फिजिक्स में भी आपकी काम की चीज है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नोट कर लीजिए, 12th फिजिक्स का चैप्टर है वैसे देखा जाए तो, उसमें आता ही एटॉमिक फिजिक्स में आता है सारा। तो प्यारे बच्चों ये देख लीजिए, तो ये कौन सा फोर्स है बेटा, Z² सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। इसलिए इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में घूमता है। और लास्ट पोस्टुलेट क्या है बेटा, तो ये डायग्राम बनाइए पहले और उसके बाद लास्ट पोस्टुलेट लिखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डेफिनेट देखते हैं। हाँ बेटा, लास्ट पोस्टुलेट है, फोर्थ पोस्टुलेट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन पाथ, जब इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में घूमता है तो देयर एंगुलर मोमेंटम क्या होती है भाई, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज द मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी m/v, ठीक है ना, इसको तो बोलते हैं p मोमेंटम। और उसमें जब रेडियस आ जाए बेटा, जिसमें रेडियस को मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं mvr, ठीक है ना, मास वेलोसिटी और रेडियस। एंगुलर मोमेंटम इज द होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ NH/2π, यानी एंगुलर जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम वो किसके बराबर होता है, NH/2π। व्हाट इज द n हियर, n होता है 1 2 3 4 नंबर होता है, इनको ऑर्बिट के नंबर होते हैं वो। और h क्या है बेटा, एक साइंटिस्ट का प्लैंक कांस्टेंट, इसके बारे में आता रहेगा, इसका फिक्स वैल्यू है, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट में अपने जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अपन को लिखनी पड़ेगी। तो प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी। तो ये चार पोस्टुलेट्स है बेटा, बोर मॉडल को समझना हो तो ये। अब बोर ने रेडियस का फॉर्मूला बताया था, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती फिक्स फॉर्मूले हैं और कैलकुलेटेड है बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो आपका था, पहला स्टार्ट किया है, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे।